Hello students, today we will take some sample problem based on equation of gravitation. Last topic में जो हमने इक्वेशन बनाई थी ग्रेविटेशन के लिए, उन्हीं के ऊपर आज हम कुछ सैम्पल प्रॉब्लम लेंगे। और जैसे पहली सैम्पल प्रॉब्लम हमारी क्या है, द अर्थ्स ग्रेविटेशनल फोर्स कोजिज एंड एक्सेलरेशन g 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन ए 1 किलोग्राम मास समवेयर इन स्पेस। स्पेस में किसी जगह पर एक बॉडी है जिसका मास 1 किलोग्राम है और उसके ऊपर जो अर्थ का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हाउ मच विल द एक्सेलरेशन ऑफ ए 3 किलोग्राम मास बी एट द सेम प्लेस। उसी जगह पर ऑब्जेक्ट का मास कितना कर दिया है, 3 किलोग्राम, तो उसके ऊपर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा। यदि आपने ध्यान से पढ़ा हो और वीडियो देखी हो तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डज नॉट डिपेंड ऑन मास। मास पे डिपेंड नहीं करता है, भले ही वो क्या था, उसने क्या कर दिया, 1 किलोग्राम की चीज है और भले ही ये 3 किलोग्राम की चीज है। और ये मान के चलो कि यहाँ पे ये अर्थ का सरफेस है, इस सरफेस पे ये दोनों जब नीचे आएंगी दे विल टेक सेम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और इस पे कितना बताया था उसने, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर स्पेस में डिफरेंस होता, कोई एक जगह अलग दे रखी है दूसरी जगह अलग दे रखी है, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ड्यू टू द चेंज इन रेडियस पॉसिबल था कि उसमें कुछ चेंजेज आ जाए, परंतु सेम प्लेस पे मास डज नॉट डिपेंड, मास के ऊपर डिपेंड ही नहीं करता एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो इस केस में भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विल बी 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है, क्योंकि मास का तो यहाँ पे कोई रोल ही नहीं है, यहाँ पे तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का रोल है। एक सेकंड प्रॉब्लम देख लेते हैं। टू एस्टिमेट द हाइट ऑफ ए ब्रिज, एस्टिमेट द हाइट ऑफ ब्रिज, इट मीन्स हमने क्या निकालनी है, हाइट निकालनी है। और ए रिवर, जो एक नदी पे बना हुआ है, ए स्टोन इज ड्रॉप फ्रीली विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स, फ्री फॉलिंग, ऊपर से एक स्टोन को हम ड्रॉप कर रहे हैं। द स्टोन टेक्स 2 सेकेंड्स, टाइम दिया हुआ है 2 सेकेंड्स टू टच द वाटर सरफेस, वाटर सरफेस को टच करेगा, यानी कि जो एक्चुअल सरफेस है वाटर का, और ऊपर से हमने ब्रिज से क्या कर दिया, स्टोन को ड्रॉप किया है, तो क्या हो जाएगा वो उसका टाइम, और वो कितना ले रहा है, 2 सेकेंड। इन द रिवर कैलकुलेट द हाइट ऑफ ब्रिज फ्रॉम द वाटर लेवल, और जी की वैल्यू दे रखी है हमें 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हमने जब मोशन की इक्वेशन को चेंज करके ग्रेविटेशनल में चेंज करवाया था तो बताया था कि ऊपर से अगर हम किसी चीज को विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स ड्रॉप कर रहे हैं तो इस केस में जो u है, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी विल बी 0। क्या हो गया, इनिशियल वेलोसिटी विल बी 0। सेकेंड थिंग, टाइम हमें दे रखा है, टाइम क्या है, 2 सेकेंड्स, टाइम क्या दे रखे हैं, 2 सेकेंड्स, और g हमें दे रखा है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमें क्या निकालनी है, हाइट निकालनी, h निकालना है। अब देखो हमारे पास में g की वैल्यू दे रखी है उसने 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, टाइम दे रखा है 2 सेकेंड, इनिशियल वेलोसिटी हमने बताया ऊपर से अगर स्टोन को ड्रॉप करेंगे तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0, और h क्या है, कैलकुलेट करना। क्या आपको इन सारी चीजों को देख के कोई एक इक्वेशन समझ में आती है कि उस इक्वेशन का इस्तेमाल करें जहां पे h निकलता हो। अब h निकालने के लिए हमारे पास सेकंड और थर्ड इक्वेशन है जहां पे हम h को कैलकुलेट कर सकते हैं। और सेकंड इक्वेशन में g और t चाहिए और थर्ड इक्वेशन में हमें इनिशियल फाइनल वेलोसिटी चाहिए। अब यहाँ पे हमारे पास t है, इनिशियल वेलोसिटी है और g है, इट मीन्स वी कैन कैलकुलेट h विद द हेल्प ऑफ सेकेंड इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन क्या हमारी, h इज इक्वल टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर।
अब इसमें वैल्यू पुट कर दो, इसकी सारी की सारी वैल्यू जितनी भी है, एच आपका कैलकुलेट हो जाएगा। एच इज इक्वल टू यू कितना है 0, टी 2 हाफ, जी कितना है 9.8 और टी का स्क्वायर यानी कि 2 इंटू 2। अब यहां से देखोगे तो आप क्या हो जाएगा, ये तो यहां से कट गया और ये क्या हो गया 0, तो h किसके बराबर हो गया 9.8 इंटू 2, क्या है ये 19.6 मीटर। तो ये क्या है, ब्रिज की हाइट है 19.6 मीटर वाटर सरफेस से, ये ब्रिज की क्या होगी हाइट होगी। सिर्फ और सिर्फ वैल्यू क्या दे रखी है और कैलकुलेट क्या करवा रहा है और उसके बाद में कौन सी इक्वेशन का इस्तेमाल करना है, ये चीजें हमें ध्यान में रखनी होती हैं। हम एक और सैंपल प्रॉब्लम ले लेते हैं। When a ball is thrown vertically upwards यानी कि ऊपर की तरफ जा रही है। अब आपको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का ध्यान रखना है, ऊपर से नीचे कोई चीज आ रही है तो पॉजिटिव और नीचे से ऊपर जा रही है तो क्या हो जाएगी वो नेगेटिव। इट गोज थ्रू ए डिस्टेंस ऑफ 19.6 मीटर, ऊपर की तरफ जा रही है 19.6 मीटर पर। फाइंड इनिशियल वेलोसिटी, किस इनिशियल वेलोसिटी से इसको ऊपर की तरफ थ्रो किया गया था वो हमें कैलकुलेट करनी है। एंड टाइम टेकन बाय इट टू राइज द हाइट पॉइंट, जो ऊपर की तरफ यानी कि 19.6 मीटर के ऊपर ये गई है उसका टाइम नोट करना है। और जो जी की वैल्यू दे रखी है हमारे पास में वो दे रखी है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की। अब हमारे पास जो चीज दे रखी है उसको हम फिर एक बार नोट कर लेते हैं। हमारे पास दे रखी है यहाँ पे एक तो हाइट दे रखी है, हाइट दे रखी है 19.6 मीटर। जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दे रखी है वो दे रखी है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी क्या करना है, हमें कैलकुलेट करनी है, यानी कि हमें u जो दे रखे हैं वो कैलकुलेट करना है। v अगर आप देखोगे कहा था कोई चीज नीचे से ऊपर की तरफ करेंगे उस समय जो v जाके बनेगी वहां पे क्या बन रही है 0, v क्या हो जाती है 0। ये सारी चीजें हमारे पास हैं और हमें एक t भी कैलकुलेट करना है। तो पहले हम एक बार u देख लेते हैं। u के लिए अब देखो हमारे पास ये है, v है, u है, g है, h है, और ये सभी चीजें कौन सी इक्वेशन में आएंगी वो चीजें हमें देखनी है। ना तो हमारे पास यहाँ पे एक्सेलरेशन निकलवा रखा है, हमारे पास v और u दे रखी है और t भी नहीं है। इट मीन्स वी कैन यूज थर्ड इक्वेशन। यहाँ पे हमारी जो थर्ड इक्वेशन है कौन सी है वो v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gh। 2ah होती थी वो क्या किस में कन्वर्ट कर रखी है 2gh। v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gh। अब इसमें सारी की सारी वैल्यू पुट कर दो। v क्या है 0, 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू u क्या है, u तो हमें कैलकुलेट करनी है तो u स्क्वायर प्लस क्या है आपका, अब क्या है ये आप यहाँ पे देखोगे 9.8 माइनस का, क्यों आया माइनस का, अब दोबारा यहां से करता हूं। ये क्या था ऊपर की तरफ गया हुआ था और ऊपर की तरफ जाएगा तो जी क्या आएगा माइनस में। आप हमेशा यही गलती करते हो जो अभी मैंने छोड़ी हुई थी कि ध्यान ही नहीं देना है कि ये प्लस का आएगा या माइनस का, और आपका सारी की सारी सैंपल प्रॉब्लम गलत हो जाएगी। तो इसका ध्यान रखना है कि ये कितना है, और साथ में अब जो h दे रखा है वो कितना है 19.6। तो ये तो क्या है हमारा 0 ही रहेगा, और u हमने निकालना है u माइनस प्लस माइनस है-19.6 इंटू
19.6। अब अगर हम इनको इस तरफ ले जाएं तो क्या हो जाएगा, ये 19 u स्क्वायर इज इक्वल टू 19.6 इंटू 19.6, और u देखें हम यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, ये u स्क्वायर इज इक्वल टू 19.6 का स्क्वायर, और u देखें तो क्या हो जाएगा, यहाँ से इसका अंडर रूट करें तो क्या हो जाएगा, कट के कितना आएगा 19.6 मीटर पर सेकंड। ये क्या आ गई इसकी इनिशियल वेलोसिटी, क्या आ गई है इसकी इनिशियल वेलोसिटी। परंतु अब हमें क्या करना है, टाइम भी निकालना है। हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी है, हमने टाइम निकालना है। अब फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कहती है, और उसी को हम यहाँ पे ग्रेविटेशन में इस्तेमाल कर रहे हैं। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ ग्रेविटेशन क्या है हमारे पास में, अगर वो याद हो तो आपको, v इज इक्वल टू u प्लस जी टी। क्या है ये, v इज इक्वल टू u प्लस जी टी। और v कितना था हमारे पास 0, u कितना हमारे पास आया 19.6 प्लस g कितना हमारे पास में 19.8, और t का क्या करना हमें निकालना है t। अब क्या है g, फिर वही गलती आएगी। ये गलती बार बार इसीलिए मैं रिपीट कर रहा हूं इसको कि आपको बार बार ध्यान में आ जाए ये चीज। देखो फिर हम ये माइनस यहाँ पे समझ में आ रहा है। अब क्या हो जाएगी हमारे पास में 19.6 माइनस प्लस माइनस माइनस 9.8 टी। ठीक है, अब हम इसको इस तरफ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये 9.8 टी इज इक्वल टू 19.6, और हमने टी निकालना है तो 19.6 डिवाइड बाई 19.8 कितना आ जाएगा 2 सेकेंड। तो टाइम कितना हुआ 2 सेकेंड। तो इस प्रकार से हमने क्या कर दिया है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी भी निकाल ली है और क्या कर दिया है, टाइम भी निकाल दिया है। एक बार फिर आपको याद दिला रहा हूं कि सबसे ज्यादा जरूरी कि हमें कौन सी चीज पॉजिटिव में लेनी है, कौन सी चीज नेगेटिव में लेनी है, फिर वैल्यू क्या क्या दे रखी है, कैलकुलेट क्या करना है और कौन सी इक्वेशन का इस्तेमाल होगा। उसके बाद तो आपका प्लस माइनस बचता है, ऐड सब्ट्रैक्ट बचता है, वो आपको देखना है कि उसकी वैल्यू क्या बनेगी। उसके बाद में हमारा एक नया टॉपिक आता है मास और वेट। मास और वेट अगर हम जर्नल में देखें तो आप सभी एक दिन दुकान पे जाते हो किसी न किसी दिन, और आप कहते हो इसका कितना वेट है या मुझे इतना इस वेट के कितने रुपए देने हैं। कभी भी आपकी जुबान पे मास शब्द का इस्तेमाल नहीं होता है। कारण क्या है, हमें मास और वेट का डिफरेंस ही नहीं पता है कि मास और वेट में डिफरेंस क्या है। दिक्कत तो हमें यही आ रही है। परंतु अगर हम साइंस के अकॉर्डिंग देखें, साइंस में मास और वेट दो अलग अलग चीजें हैं। मास क्या है, द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर। मास क्या है, अगर ये पेन देख रहे हो आप, इस पेन में जितना भी मटेरियल है, जितना भी मटेरियल है उसकी क्वांटिटी क्या कहलाता है, मास कहलाता है। समझ में आ रही चीज। हमारी बॉडी में जितनी भी क्वांटिटी है मैटर की, चाहे आपकी वो बोन्स हैं, चाहे आपके उसके अंदर कोई फ्लूइड्स भरा हुआ है, चाहे आपकी वेन्स आर्टरीज हैं, चाहे आपकी मसल्स हैं, वो सारी चीज मिलके अगर आपका कोई कह रहा है कि आपका वेट इतना, नहीं, वो वेट नहीं है, वो क्या आपका मास है। अगर आप 50 किलोग्राम देख रहे हो, 50 के पीछे किलोग्राम, किलोग्राम किसकी इकाई है, मास की, तो वो वेट नहीं है आपका, वो क्या है, मास है एक्चुअली। क्योंकि वेट क्या होता है, अगर हम वेट की बात करें
वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द फोर्स विथ विच इट इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। इसका मीनिंग समझ में आ रहा है? वेट क्या है? वेट वो फोर्स है जिसके द्वारा पृथ्वी हमें अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करती है। मास वो इंटायर क्वांटिटी ऑफ मैटर है जो हमारे शरीर में मौजूद है। परंतु अगर हम फोर्स की बात कर, वेट की बात करें तो वेट वो फोर्स है जिसके द्वारा पृथ्वी हमें अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करती है, खींचती है, जिस कारण से हम पृथ्वी पे डटे हुए हैं, नहीं तो हवा में उड़ जाते हम। अब समझ में आ रहा है? अगर ये फोर्स है, देखो मास कि अब अगर हम यहाँ पे एसआई यूनिट देखें, मास को हम किस में मापते हैं? आपको सेकंड थर्ड क्लास से मैथ में एसआई यूनिट बताई जाती है कि मास को किलोग्राम में। तो मास की जो एसआई यूनिट है वो क्या है? किलोग्राम है। परंतु जो एसआई यूनिट ऑफ वेट, अगर हम वेट देखें तो वो क्या है? फोर्स बताई थी अभी, और फोर्स को किस में मापते हैं? न्यूटन के अंदर। तो एसआई यूनिट ऑफ वेट इज न्यूटन। थर्ड चीज है कि मास आप कहीं भी चले जाना, चाहे आप स्पेस में हो, चाहे आप मून पे हो, चाहे आप पृथ्वी पे हो, कहीं भी हो, मास कांस्टेंट है। अगर आपका मास 50 किलोग्राम है तो आप ब्रह्मांड में कहीं भी चले जाना, आपका मास 50 किलोग्राम ही रहेगा। परंतु आपका वेट, क्योंकि वेट क्या है? वेट वो फोर्स है जिसके द्वारा आप जिस सरफेस पे हो उसके द्वारा आपको अट्रैक्ट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे लें, अगर आपका वेट पृथ्वी पे जितना भी है उसका 1/6 रह जाएगा मून के ऊपर, वेट ना कि मास। मास 50 किलोग्राम में 50 किलोग्राम ही रहेगा। मास आपका 50 किलोग्राम है तो 50 किलोग्राम ही रहेगा। बात यहाँ किसकी हो रही है? वेट की। तो वेट जो है वो पृथ्वी के मुकाबले चंद्रमा पे कितना रह जाएगा? 1/6। क्यों रह जाएगा? क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द मून इज 1/6 इन कंपैरिजन टू द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ। पृथ्वी के मुकाबले चंद्रमा पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो 6 गुना कम है, इसीलिए वहां पे जो आपका वेट है वो ऑटोमेटिक 6 गुना कम हो जाएगा। अब एक मास है, हम कहते हैं कोई भी मैटर है, मैटर क्या करेगा? एक उसका मास होना चाहिए, दूसरा वो ऑक्यूपाई स्पेस करे, जगह घेरे। तो इट मीन्स अगर वो मैटर है तो उसका मास हमेशा ही रहेगा। इट मीन्स मास कैन नॉट बी जीरो। कोई भी वस्तु है अगर उसका अस्तित्व है तो वो कोई ना कोई मास, भले ही बिल्कुल जैसे आपके एटम्स थे, नेग्लेबल मास है इलेक्ट्रॉन का, पर है तो कितना भी है वो मास हमेशा रहेगा, बट वेट में भी जीरो। क्यों? जहां पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जीरो हो जाएगी वहां पे उसका वेट जीरो हो जाएगा। कई जगह पे ब्रह्मांड में ऐसी भी है जहां पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जीरो हो रही है, उस केस में उस वस्तु का जो वेट है वो क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो ये कुछ एक डिफरेंस हैं, आपको ये याद रखने हैं कि मास इंटायर क्वांटिटी ऑफ मैटर है, जबकि वेट जो है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ड्यू टू द सेंटर ऑफ द अर्थ। मास की जो ऐसा यूनिट है वो किलोग्राम है, जबकि वेट की जो ऐसा यूनिट है वो न्यूटन है। मास कहीं भी चले जाना ब्रह्मांड में एक जैसा रहेगा, जबकि जो वेट है वो क्या होता है? डिफरेंट होता है अकॉर्डिंग टू द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ दैट स्पेस। उस जगह पे ग्रेविटेशनल फोर्स कितनी है उसके अकॉर्डिंग आपके वेट में चेंजेस आती रहती हैं। अगला टॉपिक था क्या? कि मास कैन नॉट बी जीरो। कितनी छोटी वस्तु हो उसका मास जरूर रहेगा। इट मीन्स मास कैन नॉट बी जीरो बट वेट में भी जीरो। अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है ही नहीं कहीं पे तो उस समय उसको वो जगह अट्रैक्ट ही नहीं करेगी, अपने सेंटर की तरफ खींचेगी ही नहीं, तो उस समय उस वस्तु का जो वेट है वो क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। क्लियर?